8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो आपके 2 अप्रैल 2024 को होने वाला है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका जो पेपर है वो गणित और विज्ञान की तरह बहुत ही शानदार होगा और आप इस पेपर में से बहुत अच्छे जो स्कोर है वो कर सकते हैं। टाइम आपके पास में कम है क्योंकि आपकी छुट्टी बिल्कुल नहीं रही, तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय बिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया। इसका जो सही आंसर है वो आपके हो जाएगा 1920। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1920। दूसरा प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अपने किताब के अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे तो वो आपके चीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? चीन। नेक्स्ट है 2017 में किस पोर्टल के तहत शिकायतें दर्ज, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के कार्य प्रारंभ किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये pencil.government.in पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता ये किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुडा सम्मेलन हुआ था, हुडा नामक स्थान है, ये कहाँ पे पड़ता है हुडा, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और यहाँ पे एक अध्यक्षता ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और उस सम्मेलन में जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो है मराठा शक्ति को रोकना, उनको नियंत्रित करना। इसका उत्तर क्या करेंगे हम, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। हुआ कब था ये? 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो ये चली थी 1874 में, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में ये प्रथम रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट है फिशिंग व स्पूफिंग किसके उदाहरण है, तो ये साइबर धोखाधड़ी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके मिलान करने वाला है, इसमें आपको मिलान करना है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जनजाति समूह मुंडा ये छोटा नागपुर में रहता है। तो थॉमस मैकाले ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। और राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से कितने संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है, तो 2 भागों में बांट सकते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। और वे लोग जो देश छोड़ते हैं उनको हम अप्रवासी कहते हैं, उत्प्रवासी कहते हैं। और वे लोग जो देश में आते हैं उनको अप्रवासी कहते हैं। वे लोग जो देश में आते हैं उनको हम प्रवासी कहते हैं। इसमें आपको बनना है प्रवासी। वे प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार सरकार के जो कितने अंग हैं, तो सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। एक तो विधायिका है, एक आपकी कार्यपालिका है, एक आपके न्यायपालिका है। अगला प्रश्न आपकी आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल निवासी, जिन्हें क्या कहा जाता है, इनको जनजाति कहा जाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो सरपंच होता है। और जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिला प्रमुख कहते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खंड सी में धात्विक और अधात्विक खनिज में आपको जो उदाहरण देकर इनको अंतर स्पष्ट करना है। धात्विक खनिज जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, अधात्विक चमकीले नहीं होते। धात्विक खनिज कठोर होते हैं, अधात्विक खनिज कठोर नहीं होते। धात्विक खनिज में तन्यता पाई जाती है, इनको तार बना सकते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। आघात वरीयता होती है, इनमें आघात वरीयता नहीं होती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी ये खनिज आपके धातु हैं और अभ्रक चूना पत्थर आपके अधातु हैं। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि किन देशों में की जाती हैं, क्या है ये किन देशों में की जाती हैं, तो फसल उत्पादन के साथ में पशुपालन करना ये आपकी मिश्रित कृषि कहलाती हैं। ये किन किन देशों में की जाती है, अपने भारत में की जाती है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चीन में मिश्रित कृषि की जाती हैं। उद्योगों का वर्गीकरण के किन किन आधार पर किया जाता है, तो इसका उत्तर करेंगे हम कच्चे माल के आधार पर और आकार के आधार पर। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भी हम इसमें वर्गीकरण करते हैं। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित है, खनिज आधारित है और वन आधारित है। और आकार के आधार पर लघु कुटीर उद्योग हो जाएगा, लघु उद्योग हो जाएगा और वृहद उद्योग हो जाएगा। एक आपके स्वामित्व के आधार पर भी इसका वर्गीकरण करना है। तो स्वामित्व के आधार पर हम क्या करेंगे, स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो निजी और एक सरकारी। एक तो निजी कर सकते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। दूसरा सरकारी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ये निजी क्षेत्र का उदाहरण है। और आपका जो BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये आपके सरकारी क्षेत्र में आता है। राजस्थान के मानचित्र में आपको ये भरना है बीकानेर, प्रतापगढ़ और करौली और अजमेर, तो इन चारों को हम यहाँ पे भर देते हैं। तो बीकानेर कहाँ पे आएगा, ये वाला जो क्षेत्र है वो आपके बीकानेर वाला है। इसके अलावा करौली, तो करौली ये वाला जो जिला है इधर धौलपुर के और भरतपुर के पास में ये करौली जिला है। और फिर आपके प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये नीचे दक्षिण भाग में बनना है आपको। और मध्य में बनना आपको अजमेर, तो ये वाला जो जिला है त्रिभुज जैसा ये आपके अजमेर है। और ये तिलक जैसी आकृति दिखाई दे रही वो आपके कौन सा हो जाएगा, वो आपके राजसमंद है।
ये वाला आपके जैसलमेर ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला आपके जैसलमेर वाला है। जैसलमेर के नीचे आएंगे तो ये वाला ये बाड़मेर ज़िला है ये, और बाड़मेर के इधर ये वाला जोधपुर हो जाएगा, इधर जोधपुर, और ये बीच में हो जाएगा आपका नागौर, और ये सबसे जो लंबा दिखाई दे रहा है इधर वाला ये चूरू है। फिर आपके यहाँ झुंझुनू लिख लेंगे ये वाला, और ये जो कटोरी जैसा दिखाई दे रहा है ये आपके सीकर ज़िला है। सबसे ऊपर ये इधर तो आपके गंगानगर, हनुमान श्री गंगानगर बना है ये श्री गंगानगर, और गंगानगर के साइड में जो ज़िला है वो आपके हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ को आपको यहाँ पे इसके साथ में ही भर देना है। इसके अलावा जो ये वाला जो ज़िला है, ये वाला पाली ज़िला है, और ये सिरोही ज़िला है, और ये जालौर ज़िला है। इसके अलावा ये उदयपुर है, उदयपुर के नीचे ये वाला डूंगरपुर ज़िला आता है, और ये वाला बांसवाड़ा ज़िला है। सबसे नीचे बांसवाड़ा है, सबसे इस साइड में आपका धौलपुर ज़िला आता है, और ये जो ज़िला है पश्चिम में वो आपके जैसलमेर, और सबसे ऊपर आता है गंगानगर। फिर आता है इधर वाला, तो इधर को मैं आपको बताना है अलवर है, और ये भरतपुर है, और इसके बाद में ये वाला जो ज़िला है ये बना आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये जो ज़िला है वो आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके अलावा ये बढ़ेंगे तो ये आयत जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपके भीलवाड़ा ज़िला है, और भीलवाड़ा के इस साइड में आपके ये ज़िला हो जाएगा आपके राजसमंद ज़िला, और भीलवाड़ा के जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है ये वाला ज़िला हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के पास में है प्रतापगढ़। फिर इधर वाला जो ज़िला है वो आप बढ़ेंगे, ये जो ज़िला है ये आपके बूंदी ज़िला हो जाएगा, और बूंदी के नीचे ये वाला जो इलाका है जो कि अपने 2 बार इसको मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है, ये वाला आपके कोटा हो जाएगा। तो इसमें भरेंगे हम ये वाला कोटा, और फिर ये 12 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा आपके झालावाड़ और 12 ये आपके प्रमुख ज़िले हैं। तो इस प्रकार से आपको जो पूरा मैप है वो अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके ये कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ पे हुआ था और किन के मध्य में हुआ था। तो ये 23 जून 1957 को हुआ था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और के मध्य में जो पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो भारतीय नील जो है बहुत चमकदार नील थी, इसका नीला रंग प्राप्त होता था, और लोगों के मन में जो नील के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव था। लेकिन भारतीय जो किसान थे वो नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस खेत में नील की खेती की जाती है उस खेत को वो जो खेत धीरे धीरे बंजर हो जाता है, उसमें फिर वापस दूसरी फसल उगाना चाहते हैं तो उसमें अच्छी प्रकार से नहीं उगती हैं, तो वो खेत बिल्कुल ही बंजर हो जाता है जिस खेत में नील की खेती की जाती है। तो इसलिए जो वो भारतीय लोग हैं वो नील की खेती करना भी नहीं चाहते थे। जूम काश्तकार को अस्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजी कोशिशों की कामयाब क्यों नहीं रहे। तो जूम काश्तकार को अस्थायी रूप से बसाने के लिए हमेशा उनका नुकसान ही हुआ था, इस कारण जो वो अंग्रेज इनको कामयाब नहीं कर पाए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद में जो अहम बदलाव किए गए उनमें 2 बदलाव बताने। एक तो राजाओं को पुरस्कार और उपाधि देना शुरू कर दिया था, और अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने देना शुरू कर दिया था। जो भी राजकुमार थे उनको अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया था। भारत में पहली सूती वस्त्र कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये 1854 में बम्बई के महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के बम्बई में इसको स्थापित किया गया था। और एक आपको ये याद रखना है कि भारत में जो पहला इस्पात का कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये अब तो करवा रखा है, देख लेना, आपको इसको कमेंट करके बताना है कि भारत का जो पहला इस्पात का कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित और कब स्थापित करवाया गया था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय को केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो लॉर्ड मैकाले का है। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो उसमें भारत में हर व्यक्ति को उपदेश अभ्यास किसी भी धर्म को मानने उसका प्रचार करने का अधिकार है। किसी भी धर्म के खिलाफ जो भेदभाव नहीं करना। और भारत का जो खुद का जो अपना कोई धर्म, देश का अपना कोई धर्म नहीं होने के कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार है, और मताधिकार की न्यूनतम आयु तय की गई वो है 18 वर्ष। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के नए कानून के 2 मुख्य अधिकार कौन कौन से प्राप्त हुए। एक तो सुरक्षा का अधिकार है, दूसरा है कि सहायता प्रदान करने का अधिकार है। नेक्स्ट है फौजदारी कानून को उदाहरण से ही समझाइए। तो फौजदारी कानून के अधीन वह सब मामले आते हैं जो आपराधिक कृत्यों से जुड़े हो, और हत्या, मारपीट, बलात्कार और चोरी डकैती जैसे इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर आपके अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि राज्य में अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म के स्थान के या फिर किसी भी आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 के अनुसार किया गया है। जबकि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 जो है वो आपकी अस्पृश्यता का निवारण करता है। नेक्स्ट है जन सुविधाओं के लिए सरकार पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। तो बजट के द्वारा।
अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले आपको जिले बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या आपके जयपुर और कोटा में है और सबसे कम है आपके जैसलमेर में। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला अपने 33 जिलों के अनुसार आएंगे वो तो आएगा धौलपुर। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन सा जिले का है? लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर का और सबसे कम है धौलपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड है, किन्हीं 3 जिलों के नाम बताइए जहां पर जो रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। तो कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर के नाम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में स्वास्थ्य संबंधी किन्हीं 3 योजनाओं के नाम बताने हैं। तो निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका नाम बदल के अब चेंज कर दें, लेकिन अपनी जो किताब है उसके अनुसार यही नाम आपको लिखना है। राजस्थान की कुंभलगढ़ दुर्ग का आपको इसमें वर्णन करना है। आपके इसमें कुंभलगढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़ का भी जो दुर्ग है इसके बारे में आपको देखना है। आपकी जो किताब देखी हमारा राजस्थान भाग 3, उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह दुर्ग अपने राजस्थान के राजसमंद जिले के में स्थित है और यह दुर्ग एक पहाड़ी दुर्ग है। इसका जो वास्तुकार है वो मंडन थे और महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था। इसके अलावा इस दुर्ग की जो दीवार है वो भारत की महान दीवार कहलाती है और चीन की जो दीवार है उसके बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। ऐसा कहा जाता है कि 4 घोड़े वाले एक साथ, 4 जो घुड़सवार हैं वो इस कुंभलगढ़ दीवार के जो ऊपर है जो एक साथ चल सकते हैं। इतनी चौड़ी वो मजबूत और चौड़ी दीवार है। इसके अलावा इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और उनका राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख है जो इनमें जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा मामादेव का कुंड भी इस दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अलावा आपको एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अच्छे से देख लेना है। फिर आपके सेक्शन डी है जिसमें आपको असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से वर्णन करना है और दांडी मार्च के बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है, इनको अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके भूमि उपयोग किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर ये कितने भागों में बांटा गया है? तो निजी भूमि और सार्वजनिक भूमि है और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त टिप्पणी लिख। तो अभी जो हमने पेपर देखा था वो 2023 का जो बोर्ड का परीक्षा हुई थी आपके वो वाला पेपर था और ये 2023 का मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर को भी एक बार देख लेते हैं। इनमें से आपका जो मॉडल पेपर आया था वो यूँ कहीं उठा के यहाँ पे आपकी 2023 की परीक्षा में छाप दिया था। तो इसलिए आपको 2024 का जो मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। तो एक बार आप मॉडल पेपर 2023 को भी देख लेना क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन आपके 23 और 24 के मॉडल पेपर से दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी जो इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया जो रिकॉर्ड प्रयोग है वो किस कारण किया गया था? तो प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किया गया था। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? और ये सेम क्वेश्चन आपको उठा के मॉडल पेपर से उठा के उस मेन पेपर में दे दिया था। तो हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता वो किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। कहाँ पे हुआ था हुडा सम्मेलन? ये कमेंट करके बताएंगे। फिर सबसे अधिक जनसंख्या पूछी थी कि किस देश की सबसे अधिक जनसंख्या है, जबकि इसमें दे रखा है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है और उस समय जो है आपके सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो चीन की है जबकि वर्तमान में भारत की है। लेकिन जनगणना आपको 2011 के अनुसार बताना है तो सबसे ज़्यादा जनगणना जो जनसंख्या वो चीन की है और सेकंड नंबर पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके पर्यटन का मतलब क्या होता है? पर्यटन का मतलब होता है भ्रमण हेतु जाना। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है तो कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना और उपरोक्त सभी हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या रोकना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। एक मिनट वापस देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके मिलान करने वाला ये क्वेश्चन आपको हूबहू जैसे उठा करके वो आपके बोर्ड पेपर में भी छाप दिया था। भारत में स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947 में। और गुमंतु कृषि इसको काटो और जलाओ ये बर्न एंड स्लेश वाला है, ठीक है। जलाओ और काटो और जलाओ, वनों को काटो और उनको जलाओ। तो स्थानांतरित कृषि इसको बेवड़ कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसको बेवड़ के नाम से जाना जाता है। प्राच्यवादी शिक्षा ये संस्कृत भाषा है और फिर आपकी बाल विवाह जो है आपके कानूनी अपराध हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आया था वो आपके ये वाला क्वेश्चन। अब रिक्त स्थान का एक भी क्वेश्चन इन्होंने चेंज नहीं किया, सारे के सारे जो क्वेश्चन उठा के यहाँ पे आपके मेन पेपर में 2023 के पेपर में दिए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं तो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो यही सेम क्वेश्चन आपके 2023 के जो पेपर होता है उसमें भी दे रखा है। देखो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका सेम टू सेम दे रखा था और ये कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें और लिखा। अगला प्रश्न है फिर आपके ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन आता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख और इसका कार्यकाल कितना होता है?
मेन पेपर में आपके क्वेश्चन आया था कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरपंच हो जाएगा। और इसमें जिला परिषद का मुखिया भी पूछा गया था, जो क्या होता है, जिला प्रमुख होता है। कार्यकाल कितना होता है, तो इन दोनों का कार्यकाल 5 साल ही होता है, 5 वर्ष होता है। अलग आपको क्या याद करना है, अधिकतर जो आपके नाम आएंगे सभी के कार्यकाल 5 साल ही होता है। आपको एक तो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने साल होता है, 6 साल होता है, ये आपको अलग से याद करना। बाकी सभी का जो कार्यकाल है वो 5 साल ही होता है, चाहे वो आपके एमएलए हो, विधायक हो, सांसद हो, या फिर आपके सरपंच हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, इन सभी के जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए ही होता है। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं वो 6 सालों के लिए बनते हैं। तो अलग से आपको केवल ये राज्यसभा वाला ही याद करना है। अगला क्वेश्चन आपके कि प्राकृतिक खनिज प्रकृति से प्राप्त होते हैं और वन और खनिज आपके प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था कि आदिवासी शब्द का अर्थ और ये निवास करते हैं। तो आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी। और ये कहाँ निवास करते थे, ये जंगल में निवास करते हैं। अब यही क्वेश्चन आपके जो मेन पेपर में भी छप सेम क्वेश्चन आपके आया था कि आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है और इन्हें भी कहा जाता है। बस केवल थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, जनजाति कहा जाता है, बाकी ये मूल निवासी होता है, वो वहाँ से उठा के ये दे दिया है। अगला प्रश्न आपकी कि जनसंख्या वितरण को एवं कारक प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक कारक और जो सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक वो सभी इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये मॉडल पेपर में आया था कि प्लासी का युद्ध किन के मध्य में हुआ था। तो इसका उत्तर आपके 23 जून 1727 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। लेकिन आपके यही क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के यहाँ से वापस 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये वाला प्लासी के युद्ध वाला जो क्वेश्चन है, 12वां जो क्वेश्चन था ये था कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ पर और किसके मध्य में हुआ था। तो ये 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में पश्चिम बंगाल में ये युद्ध हुआ था। जैसा मॉडल पेपर में था वैसा वैसे क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ पे इस पेपर में दे दिया है। इसलिए 2024 का पेपर आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया है, उसको अच्छे से एक बार तो याद कर लेना, उसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है कि प्राच्यवादी शिक्षा के जो समर्थक विद्वान हैं उनके आपको नाम बताने। तो इसमें आप जेम्स मिल का नाम लिख सकते हैं, इसमें जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश इतिहासकार और दार्शनिक थे, और ये जो प्राच्यवादी जो शिक्षा थी ओरिएंटल एजुकेशन उसके ये प्रबल समर्थक थे, और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासक के रूप में एक प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट है ये 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषताएं। एक तो ये कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्र जो उद्योग था वो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। एक तो पहला जो कारण था तत्कालीकरण, वो तो था कारतूस वाला, कि कारतूस उसमें जो बंदूक में जो कारतूस लगाया जाता था उसके ऊपर जो सूअर और गाय की जो मांस थे उसकी चर्बी लगाई जाती थी, और जो कि उसके जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य करती थी। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के साथ में असमान व्यवहार किया जाता था, उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु उन्हें वंचित रखा जाता था, और यूरोपीय जो सैनिक थे, बाकी जो अंग्रेज सैनिक थे उनकी तुलना में उनको कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा जो डाकघर अधिनियम पारित किया गया था उसको समाप्त कर दिया था, और चर्बी वाला जो कारतूस है वो इसका तात्कालिक विद्रोह का जो प्रमुख तात्कालिक कारण था। अस्थायी बंदोबस्त प्रथा जो असफल क्यों रही। तो यही क्वेश्चन आपके इसमें ये रहा था कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप में काम बसाने की जो कोशिश है वो नाकामयाब क्यों रही थी, या कामयाब क्यों नहीं रही थी। तो झूम काश्तकारों के स्थायी बसाने हेतु तो अंग्रेजों में उनका हमेशा जो लोग थे उनका हमेशा नुकसान हुआ था, इस कारण वो सफल। अगला क्वेश्चन आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की क्यों महत्वपूर्ण है। 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो गैर परंपरागत का मतलब होता है जो पुराने समय से नहीं, जो भी आधुनिक वाले जो है जिनको कई बार प्रयोग में ले लो तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी वो समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके अलावा ज्वारी ऊर्जा है, ये आपके परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि से आप क्या समझते हैं और कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के आपको नाम बताने। तो कृषि के बारे में आपको बताना, इसके अलावा इससे उत्पाद कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उद्योग की अवस्थिति को कौन कौन प्रभावित करते हैं। एक तो संचार के साधन, जहाँ पर उद्योग लगाया जा रहा है वहाँ पर संचार के साधन है या नहीं है। इसके अलावा जो एक तो कच्चा माल सबसे प्रमुख हो जाएगा, कच्चा माल कि जहाँ पे जो उद्योग लगाया जा रहा है उसे संबंधित कच्चा माल वहाँ पर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। एक आने जाने के संचार के साधन, परिवहन की समस्या, परिवहन के जो साधन होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, परिवहन। इसके अलावा
बाज़ार जो उद्योग आप लगा रहे हो उसका बाज़ार भी वहाँ पे है या नहीं है। एक आपके पानी जल की समस्या, बिजली और श्रम पूंजी, विद्युत, ये सभी आपको प्रमुख जो कारक होते हैं जो किसी भी उद्योग को प्रभावित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि एक उद्योग कोई लगाता है तो उसको कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें होना यहाँ पे ज़रूरी है। सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 2 कृषि क्षेत्र की योजनाओं के नाम बताइए। तो एक तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और एक आप इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय सतत मिशन, जैव विविधता नियम और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, एकीकृत बागवानी मिशन। ये प्रमुख योजना है जो कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही है। राजस्थान में वृहद उद्योगों की उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप वस्त्र उद्योग लिख सकते हैं, वस्त्र उद्योग हैं। इसके अलावा आप सीमेंट उद्योग लिख सकते हैं, सीमेंट उद्योग। तो जो चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं वो तो सभी जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ में कितनी सारी जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। तो कमेंट करके बताना कि चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन सी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान के दुर्ग की सुरक्षा हेतु क्या क्या प्रबंध किए गए। तो दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। दुर्गों को पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते थे, इसके अलावा ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे, या फिर चारों ओर जो खाई बना के उसको बनाया जाता था। और दुर्गों के बारे में आपको राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग है उनके बारे में वर्णन करना है। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारण बताना है। देखो जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो बीच में जो अरावली वाला क्षेत्र है उससे पश्चिमी वाले क्षेत्र में जनसंख्या कम, बिखरी हुई जनसंख्या है, जबकि इसके जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर जो इसका जो जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलेगा जयपुर है, भरतपुर है, इन जिलों में सबसे जो जनसंख्या घनत्व वो ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि जो मनुष्य की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो रोटी कपड़ा और ये जो जल, शिक्षा, स्वास्थ्य हैं, ये इनकी जो पर्याप्त मात्रा में इस क्षेत्र में आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। सारी सारी नदियाँ वगैरह वो आपको पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। मैदानी बाग है आपकी, जहाँ कृषि वगैरह अच्छी होती हैं। जबकि आप पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो बिल्कुल मरुस्थल है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो बंजर है, वहाँ पर जो सिंचाई वगैरह के साधन इतने हैं नहीं, तो फिर आपकी जीवन यापन करना थोड़ा सा मुश्किल उसमें हो जाता है। तो लोग पश्चिमी राजस्थान में बसने की तुलना में पूर्वी राजस्थान में बसना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो लोग जो धीरे धीरे जो पश्चिमी राजस्थान में जो घनत्व वो सबसे ज़्यादा, पूर्वी राजस्थान में घनत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आया था धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता ये कि किसी भी देश को जो अपना जो स्वयं का जो राजनीति उसको धर्म से अलग रखना। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। इसके अलावा सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण देकर समझाना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली नागरिकों की कोई 2 जन सुविधाओं के नाम बताना है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जन सुविधाओं के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सभी जो आपके जन सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता द्वारा किस प्रकार के दबाव बना सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और लोकतंत्र में संसद की भूमिका की विश्लेषण कीजिए। तो देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र कितने अंग होते हैं। तो इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन सदन पूछे तो 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा इसके सदन है। ये लोकसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। अभी राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो कि 2 चरणों में हम राजस्थान में भी वोटिंग होने वाली है, 19 नवंबर और 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। तो आपके ज़िले में वोटिंग कितनी तारीख को, कमेंट करके बताना कि ये जो चुनाव हो रहे हैं उनकी वोटिंग आपके ज़िले में कितनी तारीख को होने जा रही है। राज्यसभा का जो कार्यकाल वो 6 साल होता है। ये अस्थायी सदन होता है, इसको भंग किया जा सकता है लोकसभा को, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। इसके जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में जो 1/3 सदस्य वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। लोकसभा का जो लोकसभा में जो सत्ताधारी दल होता है उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसका प्रमुख होता है, उसको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। जैसे कि अपने राजस्थान से ओम बिरला हैं जो कि कोटा बूंदी के जो लोकसभा सदस्य आते हैं। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, मुख्य आदमी होता है, उसको सभापति कहा जाता है। और सभापति कौन होता है, अपने देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका सभापति होता है। आपको पता होगा कि अपने देश के अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप जी धनखड़ जो है वो अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि झुंझुनू जिले के जो किठाना गांव है उसके निवासी हैं। तो अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो दोनों ही अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपके राजस्थान में इन चित्रों को बताना, इन जिलों को बताना है, डूंगरपुर, कोटा और सीकर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डूंगरपुर ये नीचे आपके जो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला है दोनों, ये नीचे बांसवाड़ा है, इसके ऊपर ये डूंगरपुर है। फिर इसमें बताना आपको सीकर। तो सीकर जो है आपके ये जो आपको चांद वाला एक दिखाई दे रहा है आधे कटोरे जैसा अर्धचंद्राकार वाला जो जिला है वो आपका सीकर है।
और डूंगरपुर बता दीजिए कोटा। कोटा जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार टच करता है। ये यहाँ पे एमपी की सीमा को 2 बार ये टच करता है, ये कोटा है। कोटा की साइड में 12 है, ये नीचे नीचे झालावाड़ है, और कोटा की तरफ आपका बूंदी है। तो ये पूरा जो इलाका है वो हाड़ौती इलाका कहलाता है। इसमें कोटा बूंदी 12 होते हैं। और हाड़ौती में कौन कौन से ज़िले आते हैं, हाड़ौती जो इसमें कौन कौन से ज़िले हैं वो देख लेते हैं। हाड़ौती में कोजा बाबू आपको याद रखना है, कोजा बाबू। कोजा बाबू क्या है, तो कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर ये डूंगरपुर आपने बता दिया, और सीकर आपने यहाँ बता दिया। इसके अलावा सीकर का जो ये पड़ोसी ये आपके जयपुर है। अपने जो मैप आएगा वो 33 जिलों वाला आएगा, तो 33 जिलों वाला ही आपको तैयार करना है। सबसे बड़ा जिला आपके जैसलमेर है। ऊपर ही ऊपर आपको श्रीगंगानगर बताना है, यहाँ पर हनुमानगढ़ है, इसके नीचे चूरू है, और ये बीकानेर जिला है, और यहाँ पे आता है ये बाड़मेर। यह आ जाएगा बीच में जोधपुर जिला, ये वाला जोधपुर है। यहाँ पर जो रातानाडा हवाई अड्डा है, और ये बीच में आपकी नागौर है। और ये वाला जो इलाका है हो जाएगा इसमें, ये वाला जो इलाका वो आपके पाली है। बीच में जो त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज वाला इलाका अजमेर वाला है। और तिलक जैसी आकृति जो दिखाई दे रही है ये तिलक वाली आकृति आपके राजसमंद जिले की है। और ये वाला इलाका उदयपुर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिले हैं। उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो जोधपुर है इसको पिंक, ये ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, सूर्य नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, सुनहरे शहर के रूप में। सोनारगढ़ का किला आपके यहीं पे स्थित है। फिर ये सबसे इधर आपके धौलपुर आ जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। धौलपुर के ऊपर आपके भरतपुर है, भरतपुर के ऊपर आपके अलवर हैं, और अलवर का जो पड़ोसी है वो आपके ये जयपुर है। जयपुर के नीचे आपको ये सवाई माधोपुर, करौली, ये वाले ज़िले बर्दन हैं। और इसके अलावा ये वाला जो ज़िला है, ये ज़िला आपके बूंदी है, ये ऊपर आपके भीलवाड़ा ज़िला है। नेक्स्ट है अवा का जो ठाकुर है। अवा के विद्रोह का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। तो अवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, जो अवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनके द्वारा जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन, उसकी गर्दन काट के जो पूर्व उसमें अवा के किले पे टांग दी थी। तो ये वहाँ का जो प्रमुख जो वर्णन है आपको अपनी जो हमारा राजस्थान वाली किताब है उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में असफलता की जो क्रांति हुई 1857 की क्रांति, उसकी असफलता के कारण का वर्णन करना है। नेक्स्ट है अपराध में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए और न्यायपालिका की निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो सेम क्वेश्चन आपके उसमें भी परीक्षा में पूछेगा। ये मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और वनों से क्या लाभ, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है फिर आपके ये जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके जो पूरा जो अच्छे प्रकार से छपने की संभावना है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। और दांडी मार्च और आपके रोलेट एक्ट के बारे में आपको अच्छे से देख के जाना है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो 2024 का जो मॉडल पेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसके सारे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से याद कर लेने, रट लेने। तो एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं। वैसे मैं इसका पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, एक बार और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था, तो उसका उत्तर हो जाएगा मराठा शक्ति को रोकने के लिए। भारत का प्रथम गवर्नर ये वारेन हेस्टिंग थे, इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से अध्यक्षता की थी। ये शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो किसकी बनी हुई थी, टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो किसकी बनी हुई थी। बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो आपके झारखंड से है और इनका जो जन्म है वो ये वैष्णव दल से इनका प्रचार किया था और इनको हैजे की बीमारी के कारण जो लास्ट में डेथ हो गई थी और इनको 2 साल की सज़ा हुई थी। और इनकी जो प्रतीक है इनका सफ़ेद झंडा है। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य विवादों को निपटाना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण और न्यायिक समीक्षा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और इसमें विधानसभा में कौन होता है, ये मुख्यमंत्री होता है। कौन है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपने, वो आप कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के। अगला प्रश्न आपकी, अच्छा राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है तो सौर ऊर्जा, जवारी ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है, तो इसमें आपके पुल, मशीन और सड़क तो मानव निर्मित है। प्राकृतिक जो गैस है वो मानव निर्मित नहीं है। भारत सरकार ने आदिम जाति सूची में कुछ जाति को शामिल किया है, तो शहरी जनजाति को शामिल किया है। मिलान करनी है मस्केट क्या है, तो मस्केट आपके पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक है। मैचलॉक क्या है, तो ये आपकी बंदूक जिसमें बारूद से चिनगारी दी जाती है। मुफ्ती क्या है, ये आपके मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होते हैं। और ये आपके महाभियोग, तो महाभियोग जो होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाता है उसको महाभियोग कहते हैं। एक मुफ्ती की तरह आपको याद करना है। कादरी क्या होता है वो आप कमेंट करके बताएंगे।
कादरी क्या होते हैं। नेक्स्ट है हाँ या ना में उत्तर देना है। लोग एक ही राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं, सही बात है, हाँ है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, ये ना हो जाएगा। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में अधिक घने बसे होते हैं, ये सही है। और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ये ना है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने कि न्यूनतम वेतन कानून क्या है, तो न्यूनतम वेतन कानून 1948 का है, जो भारतीय श्रम कानून से संबंधित संसद के द्वारा एक अधिनियम है, जो कुशल और अकुशल श्रमिकों से भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करता है। महिला सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता क्या है, तो 2 कारण बताइए। एक तो महिला सशक्तिकरण के बिना अपराध, अन्याय, लैंगिक पक्षपात को दूर नहीं कर सकते, और महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है जो इसका प्रमुख आवश्यकता है। 1857 की क्रांति के मेरठ सैनिक छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज़ हुआ, क्योंकि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उन्हें उनके ऊपर जो एक पट्टी लगी होती थी, जो कि गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी, और उसको मुंह से काटना पड़ता था। तो गाय और जो सूअर है वो धार्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। हिंदू जो व्यक्ति होते हैं वो गाय को पवित्र मानते, और मुस्लिम जो लोग होते हैं वो सूअर को पवित्र मानते। तो दोनों की भावनाओं को हाथ पहुंची थी, इस कारण जो तात्कालिक कारण जो बना था 1857 की क्रांति का, वो ये गाय और सूअर की जो चर्बी वाला कारतूस बना था। राजस्थान में भीलवाड़ा को राजस्थान की मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, तो बहुत सारे वस्त्र उद्योग होने के कारण इसको जो मैनचेस्टर कहा जाता है, और इसको भीलवाड़ा को जो वस्त्र नगरी के रूप में भी जानते हैं। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, संतरा उत्पादन के कारण जो अपना झालावाड़ जिला है उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताना, और एक जिलों की नगरी किसे कहते हैं ये भी कमेंट करके बताने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय किसानों पर नील खेती हेतु दबाव डालने के क्या कारण थे, तो यूरोप में जो नील की अच्छी मांग थी, दूसरी तरफ भारतीय किसान जो थे वो नील की खेती करने से राजी नहीं थे, वो बचते थे, क्योंकि जिस खेत में जो नील की खेती हो जाती है उस खेत को उपजाऊ जो उसका उपजाऊपन वो समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से लोग वहाँ पे नील की खेती करना नहीं समझते थे। निर्वाह कृषि के प्रकार तो 2 प्रकार है। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। उद्योग शब्द का अर्थ बताते हुए कच्चे माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है, तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण करना, उत्पादन करना और वृहद रूप से सेवा प्रदान करने का जो मानवीय कार्य है वो उद्योग कहलाता है। और कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से, कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, और वन आधारित उद्योग है। और खनिज आधारित उद्योग में सबसे प्रमुख आता है आपका सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो आपके खनिज आधारित उद्योग है। कृषि आधारित में आपका जो चीनी उद्योग है वो आपके कृषि आधारित हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कल्पना कीजिए कि 1950 में के दशक में गरीब परिवार में पैदा हुए, उस समय की सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दीजिए। एक तो नियमित उपस्थिति, और दूसरा आपके समान फीस होना जरूरी था। प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते, इसका 2 कारण लिखना है। तो एक तो बाल विवाह हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा असुरक्षा की भावना। मिलान करना, इसमें तालिका को पूर्ण करना है। राजनीतिक दल अभी सत्ता में कौन है, तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और विधानसभा में की जो सदस्य होते हैं उसको विधायक कहते हैं। राजस्थान में कितने विधायक है, तो 200 विधायक है टोटल। विधानसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। केंद्र सरकार में किसकी सरकार है, तो केंद्र सरकार बीजेपी की जो समर्थित एनडीए सरकार है, और इसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम सांसद कहते हैं। अभी राजस्थान में और पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें से 2 चरण में अपने राजस्थान में भी होंगे, 19 और आपके 26, 2 तारीख को आपके अप्रैल को ये चुनाव होंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग वोटिंग की डेट है। आपके क्षेत्र का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कौन है, तो जैसे हम बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की, तो उसके जो विधानसभा क्षेत्र हैं इनके जो एमएलए हैं वो है चंद्रभान सिंह आक्या, और जबकि यहाँ के जो चित्तौड़गढ़ जिले के जो सांसद हैं इस संसदीय क्षेत्र के, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी कि 8 एमएलए और 1 सांसद बराबर होता है राजस्थान में। तो सीपी जोशी जो है चित्तौड़गढ़ जिले से, ये इस संसदीय क्षेत्र से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एमएलए का पूरा नाम क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी विपक्ष में कौन सा दल, राजनीतिक दल विपक्ष में, तो राजस्थान में तो कांग्रेस का है, और केंद्र सरकार में भी आपके कांग्रेस का ही जो विपक्ष है। अगले चुनाव कब होंगे, तो 2023 में होते भी अपने विधानसभा के चुनाव राजस्थान में, तो अगले चुनाव 5 साल बाद 2028 में होंगे, और 2019 में होते लास्ट बार लोकसभा के चुनाव, तो 5 साल बाद 2024 में होने जा रहे हैं। अभी अप्रैल महीने में इसके चुनाव होने जा रहे हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है ये कि 2 मौलिक अधिकार बताइए जिसका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समान क्षमता पर जो व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है। तो मौलिक अधिकार इसमें आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और दूसरा आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल जो मूल संविधान था उसमें आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक अधिकार जो है मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया है, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है
कि दो क्षेत्रों के वर्णन कीजिए जो जिसमें हास्य समुदाय की पहचान हो सके। तो स्त्री समाज है, कृषक है, मजदूर है, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग और दलित समुदाय ये आपके हास्य समुदाय की पहचान के रूप में जाने जाते हैं। भारत के राजस्थान के मानचित्र में इसको दर्शाना है तो 33 जिले में वाला जो मानचित्र वो तैयार करना आपको। इसमें आपको बाड़मेर, तो ये वाला जो जिला है जैसलमेर के नीचे ये आपके बाड़मेर, ये वाला जिला ये पूरा बाड़मेर हो जाएगा। और बाड़मेर के अलावा आपको कौन सा बनना है, भरतपुर। तो भरतपुर इधर वाले क्षेत्र में आपको भरतपुर बदलना है, ये वाला भरतपुर हो जाएगा ये। और भरतपुर के बाद में पाली, तो ये जो लंबी जो जिला दिखाई दे रहा है ये वाला पाली है, ये पाली जिला है। और बांसवाड़ा ये सबसे नीचे है आपके, डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ा जिला आपके जैसलमेर है, सबसे ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ है। इस साइड में आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली हो जाएंगे, सवाई माधोपुर हो जाएगा। और नीचे वाला जो ये वाला इलाका है इसमें आपको कोटा, बारा और झालावाड़ और बूंदी बनना है, ये आपके हाड़ौती इलाका है। ये नीचे वागड़ अंचल है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। बाकी का जो बीच का अंचल ये मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है, जिसमें भीलवाड़ा का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र और राजसमंद का, इसके अलावा आपके उदयपुर का, और ये जो इलाके प्रमुख इसमें शामिल होते हैं। और ये जो जिला आपके त्रिभुज वाला दिखाई दे रहा है आपके, वो आपके अजमेर जिला है। और तिलक वाला जो जिला आपका राजसमंद है, ये पाली जिला है, ये आपके सिरोही जिला है, ये जालौर जिला इधर है। ये वाला जो जिला आपका जोधपुर जिला हो जाएगा। और ये बीकानेर जिला है, ये चूरू जिला है, ये आपका नागौर है, ये जो चांद वाला है आपके वो आपका सीकर हो जाएगा। और ये ऊपर आपका झुंझुनू है। और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला जयपुर है। नेक्स्ट है फिर आपके ये जयपुर के साथ में ये वाला जो जिला है वो आपके अलवर है, जयपुर, अलवर। और ये आपके करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ से आपको इसको देख लेना है। तो ये प्रमुख जो जिले आपको अच्छे से भर लेना है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये वाले जिले भर लेने। और ये भीलवाड़ा है, इसके ऊपर ये बूंदी जिला है, ये चित्तौड़गढ़ जिला है। सॉरी, ये वाला जो जिला है वो आपके चित्तौड़गढ़ है, ये वाला बूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 3 में से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि 22वां जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से आपको कोई 2 ही करने हैं। तो ये अच्छा हो जाएगा आपके, 3 में से आपको 2 ही करना है। क्रांति की सफलता और असफलता के कारण आपको विचार लिखने हैं। तो असफलता के कारण, क्रांति की कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी, सुसंगठित संगठन था परंतु पर्याप्त संसाधन नहीं थे, और क्रांति समय से पूर्व आरंभ हो गई थी। इसके अलावा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान, तो ये 2023 के मॉडल पेपर में भी था और इस बार जो आपके आने के पूरे चांस है ये। तो भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो योगदान की बात करें तो गांधी जी ने अहिंसा, सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने का अहम हथियार बताया था। और इन्होंने संबंधित जो प्रमुख आंदोलन है इनके वर्णन करना, इसमें असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से वह लोगों में वह जो हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे थे। इसके अलावा रोलर सत्याग्रह के बारे में आपको विस्तार से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके वर्णन करना है जैवमंडल का। तो जैवमंडल में क्या क्या होता है, जैवमंडल में पृथ्वी की चारों ओर व्याप्त 30 किलोमीटर की मोटी एक परत होती है जिसमें वायु, जल, स्थल, मृदा, सेलयुक्त जीवनदायिनी परत होती है और जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का जीवन संभव होता है। जैवमंडल में पृथ्वी की जो वह हर अंग शामिल होता है, समावेश होता है जहाँ पर जीवन पनपता है। पारितंत्र इकोसिस्टम क्या होता है, तो पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी यानी कि पेड़ पौधे और जो सजीव है वो पाए जाते हैं और अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके वो एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसके अथवा में आपको भूस्खलन के बारे में बताना है, ये क्यों होता है, इसके रोकने के उपाय, इसको अच्छे से तैयार करना 100% वाला है। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के जो क्या कारण थे स्पष्ट कीजिए। और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर धर्म और इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता का आपको वर्णन करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, इसको निबंधात्मक तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ना है। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को धर्म से अलग रखने की बात करता है। ये धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि धर्म से अलग होना या फिर कोई धार्मिक आधार नहीं होना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का अपना खुद को कोई जो एक धर्म नहीं है। जबकि आप देखेंगे श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, चीन में बौद्ध धर्म को माना जाता है, इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसमें इस्लाम धर्म को मान्यता प्राप्त है। 25वां क्वेश्चन आएगा, फिर इसमें से भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ये आपकी जो लास्ट वाली किताब है हमारा राजस्थान वाली किताब, उसमें से इसके क्वेश्चन बनेंगे। महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है और सड़क सुरक्षा के नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सामुदायिक व्यवस्था में विद्यार्थी की क्या भूमिका हो सकती है उसका वर्णन आपको करना है। तो सड़क सुरक्षा के नियम, इसमें आपको लिखना है कि सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, 2 पहिया वाहन में हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का
प्रयोग करना चाहिए। गति सीमा का आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता में आप लिखेंगे, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य है कि स्वयं के शरीर की सफाई रखें। इसके लिए नित्य स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, अपने आसपास लोगों को सामुदायिक स्वच्छता के लिए प्रति जागरूक करें। और ये जो पेपर है आपका पूरा अच्छी प्रकार से आपका जो तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है। इसका पूरा डिटेल से सॉल्यूशन में आपको करवा रखा है, वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कई सारे और भी क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो ये 40 मिनट का वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। 20 नंबर के क्वेश्चन आपकी इस वाली किताब से बनेंगे। इसके अलावा आपके जो एक संजीव डेस्क पर का जो पूरा मॉडल पेपर है, सभी जो 8-10 मॉडल पेपर हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपके एक वीडियो के माध्यम से आने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको पूरा सोल्व करवा रखा है वो आप देख लेना, और ये मॉडल पेपर आप अच्छे से देख के जाना। 2016 से लगा के 2020 तक के जो आपके पेपर हुए हैं सामाजिक के, उन सभी का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख लेना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके छूटे नहीं। और वो भी आपके गणित और विज्ञान की तरह जी, इसी में भी आपके 80 का स्कोर आपको पूरा होगा, और आपका जो सपना है ये वाला वो भी आपके पूरा होगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। आपके 2 तारीख के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट।